संविधान निर्माताओं के योगदान को याद करते हुए कहा कि भारत का संविधान देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूत नींव है, जो नागरिकों को अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी बोध कराता है। सीएम ने इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों और छात्रों को संविधान के मूल्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता को जीवन में आत्मसात करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि संविधान दिवस न केवल दस्तावेज के सम्मान का दिन है, बल्कि राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी का संकल्प दोहराने का अवसर भी है। कार्यक्रम में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के कर्मचारी मौजूद रहे। समारोह में प्रस्तावना का सामूहिक वाचन भी किया गया और संविधान की भावना को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। और इसके साथ ही बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ उपस्थित हैं। हर व्यक्ति केवल अपने अधिकार की बात करता है, लेकिन अधिकार तब संरक्षित होते हैं, अधिकार तब सुरक्षित होते हैं और अधिकार संपन्न कोई व्यक्ति तब होता है जब वह स्वयं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की आदत डाले। कर्तव्य के बगैर अधिकार नहीं हो सकता और जिन लोगों ने भी कर्तव्य के बगैर अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया है, वहां पर लोकतंत्र नहीं, वहां पर कोई न कोई तानाशाह उस पूरी व्यवस्था को अपनी गिरफ्त में लेकर के वहां के आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों को रोंदता हुआ दिखाई देता है। लेकिन भारत इस मामले में सौभाग्यशाली है कि भारत ने अपने संविधान को हमेशा लागू होने के बाद सर्वोपरि मान करके सदैव इसको सम्मान दिया। अपने स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को, अपने प्रतीकों को सम्मान दिया और संविधान की उन मूल भावनाओं को, जिन मूल भावनाओं पर आधारित भारत का संविधान बना हुआ है, उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाने का प्रयास किया। जब भी कोई देश अपनी इन मूल भावनाओं को सम्मान देते हुए आगे बढ़ता है, उसको विकसित होने में कोई रोक नहीं सकता। याद रखना, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने विकसित भारत की एक संकल्पना रखी। विकसित भारत के लिए प्रधानमंत्री जी ने यही कहा था कि हर भारतवासी के सामने जब देश अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरा कर चुका होगा, अभी हम 75 वर्ष में, लेकिन 2022 में उन्होंने कहा था कि 75 वर्ष हमारे आजादी के पूर्ण हो रहे हैं, लेकिन जब ये देश अपनी आजादी के 100वें वर्ष में जाएगा, तब हमें कैसा भारत चाहिए। अगर हमें विकसित और आत्मनिर्भर भारत चाहिए, तो इसके लिए हर भारतवासी को चाहिए कि वो उन पंच प्रणों के साथ जुड़े, जो पंच प्रण हमें हमारे दायित्वों का एहसास करा सके। ये पंच प्रण जिसमें हर व्यक्ति के लिए यह आवश्यक था कि वह गुलामी की मानसिकता से मुक्त हो। हर व्यक्ति के लिए आवश्यक था, हर व्यक्ति के लिए आवश्यक हो कि वह अपने सैनिकों का सम्मान करें। हम सब सुरक्षित इसलिए हैं, यह देश सुरक्षित इसलिए है क्योंकि माइनस टेम्परेचर में भी हमारा सैनिक देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए वहां पर अडिग रूप से खड़ा है। हम रात्रि को सुरक्षित इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि पुलिस का जवान निरंतर अपनी सेवाओं को दे रहा है। हमें यूनिफॉर्मधारी अपनी सेना, अर्धसेना, पुलिस बल के जवानों के प्रति हमारे मन में सम्मान का भाव होना चाहिए। अगर कोई एक व्यक्ति कहीं गलती करता है
उसके लिए पूरी व्यवस्था को कोसा नहीं जाना चाहिए। गलती का परिमार्जन करने का अवसर उन्हें देना चाहिए, और अगर कोई तब भी बार बार गलती करता है तो उसका परिमार्जन का अवसर उन्हें देते हुए उन्हें इस पर प्रभावी कदम उठाने के लिए कहना चाहिए। लेकिन हम उसके लिए पूरे सिस्टम को दोषी नहीं ठहरा सकते। अक्सर होता क्या है, हम लोग इन चीजों के लिए लोगों को कोसते हैं। अक्सर होता है कि अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए हम लोग सामाजिक विद्वेष की खाई को चौड़ा करने का प्रयास करते हैं। एकता और एकात्मता के लिए जो प्रयास होने चाहिए, जो हमारा दायित्व भी होना चाहिए, यह हमारी एक नैतिक संवैधानिक दायित्व भी है और राष्ट्रीय दायित्व भी कि हम समाज की एकता और एकात्मता के लिए कार्य करें। यह भी उन पंच प्रण का हिस्सा होना चाहिए। हम अपनी विरासत का सम्मान करें। विरासत का सम्मान, भारत जैसे प्राचीन देश में हमारे पास एक भारी विरासत है, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा भी है, और स्वाधीनता संग्राम के दौरान अलग अलग क्षेत्रों में हुए अलग अलग संघर्षों में जिन महापुरुषों ने, जिन बलिदानियों ने अपने आप को समर्पित करके भारत की एकता और अखंडता के लिए मिलकर के कार्य किया, यह भी हमारे पास आज भी एक धरोहर के रूप में है। और अंत में नागरिक कर्तव्य, जो जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है वह ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। याद करना, अगर हम भारत के संविधान का अपमान करते हैं तो यह अपमान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान है, भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों और बलिदानियों का अपमान है, उन गरीबों का अपमान है जिन गरीबों ने भारत के संविधान की ताकत के बल पर अपना लोकतांत्रिक अधिकार पाया है। उस आधी आबादी का अपमान है जिस आधी आबादी को भारत के संविधान ने पहले आम चुनाव के अंदर ही मत देने का अधिकार प्रदान कर दिया था। दुनिया के अंदर ऐसा नहीं था। दुनिया के अंदर आधुनिक लोकतंत्र का उद्घोषणा करने वाले तमाम देशों में, जब आप लोकतंत्र की बात करते हैं, मताधिकार की बात करते हैं, तो दुनिया के अंदर आधुनिक लोकतंत्रवादी उन्होंने अपने कुछ ही तबके को मत देने का अधिकार दिया था। दुनिया के तमाम बड़े देशों में जो आधुनिक लोकतंत्र पर अपना दावा करते हैं और उसका ठेकेदार बनकर के घूमते हैं, वे लोग अपने यहां आधी आबादी यानी महिलाओं को मत उन्होंने देने का अधिकार बहुत बाद में दिया। लेकिन भारत ने पहले दिन से ही हर वयस्क मतदाता को, अगर वह भारत का नागरिक है, किसी भी जाति का है, किसी भी क्षेत्र का है, किसी भी मत और मजहब को मानने वाला है, उसकी उपासना विधि कुछ भी है, अगर वह भारत का नागरिक है तो वयस्क मतदाता को मत देने का अधिकार भारत के संविधान ने भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रदान किया। भारत के अंदर बिना भेदभाव के संविधान लागू होने के साथ ही सामाजिक रूप से अस्पृश्य कहे जाने वाले दलित समाज के लिए, जनजातीय समाज के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी भारत के संविधान ने दी और उनको यह अधिकार समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ने और सामाजिक समता के निर्माण में उनकी भूमिका का निर्वहन किया जा सके, इस दृष्टि से एक बड़ा क्रांतिकारी अभियान
ये भारत के संविधान ने भारत के प्रत्येक अनुसूचित जाति जनजाति के नागरिक को प्रदान किया और भारत के संविधान के प्रति ही उन भावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आज नया भारत उस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। कर्तव्यों के निर्वहन की बात, उसमें नागरिक कर्तव्य वहीं पे आता है, यानी विरासत का सम्मान से लेकर के गुलामी की मानसिकता को समाप्त करना, सैनिकों को और वर्दीधारी फोर्स का सम्मान देने के साथ ही सामाजिक एकता और समता के लिए कार्य करने के साथ ही नागरिक कर्तव्य हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, एक छात्र अगर ईमानदारी के साथ अपने छात्र के कर्तव्य का निर्वहन करता है तो मान करके चलिए कि वो भारत के संविधान को सम्मान कर रहा है। अगर एक शिक्षक ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपने उत्तरदायित्वों को पूर्ण कर रहा है, इसका मतलब वह भारत के संविधान का सम्मान कर रहा है। एक व्यापारी ईमानदारी के साथ अपने व्यापार कार्य को संपन्न कर रहा है तो ये मान करके चलिए कि वह भारत के संविधान को सम्मान दे रहा है। अगर एक शासकीय सेवा में कार्य करने वाला कोई कार्मिक ईमानदारी के साथ अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहा है तो यह मान करके चलिए कि अपने नागरिक कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हुए भारत के संविधान के प्रति अपनी सच्ची निष्ठा का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन भी कर रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, चाहे वह किसी भी पद पर है, अगर वह ईमानदारी के साथ अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वह भारत के संविधान का अनादर कर रहा है, वह भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का निरादर कर रहा है। अगर वह भारत की विरासत का अपमान करता है तो यह केवल विरासत का अपमान नहीं बल्कि यह भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, उन हुतात्माओं, बलिदानियों का भी अपमान है जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर देश की आजादी के लिए किया था। अगर वह एक यूनिफॉर्मधारी फोर्स का अपमान कर रहा है, उनके विरुद्ध टिप्पणी कर रहा है तो यह अपमान भारत के संविधान का भी अपमान है, यह भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का भी अपमान है, यह भारत की व्यवस्था का भी अपमान है। अगर वह व्यक्ति गुलामी की मानसिकता को धारण करने के लिए भारत के नागरिकों को बाध्य कर रहा है या किसी भी तबके को उस मानसिकता के साथ संचालित करने का प्रयास कर रहा है तो मान करके चलिए कि वह भारत का अपमान कर रहा है, भारत की स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, भारत के नागरिकों का अपमान कर रहा है। अगर उस समाज में जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे विद्वेष की खाई को चौड़ा करके अराजकता और अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास कर रहा है तो ये मान करके चलिए कि वह भारत का अपमान कर रहा है, भारत की उस एक बार फिर से उन स्थितियों की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा है जो भारत को कमजोर कर रहा है। यह भारत के संविधानविदों का, भारत के संविधान निर्माताओं का अपमान है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान है। और जब हम अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन नहीं करते तो यह भी एक प्रकार से संविधान निर्माताओं का अपमान है। जब एक छात्र ईमानदारी से अपना पाठ समय पे पूरा नहीं करता तो अपने उन महापुरुषों का अपमान कर रहा है। जब एक शिक्षक ईमानदारी से अपने छात्र को संस्कारित नहीं कर पा रहा है तो मान करके चलिए कि वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और संविधान निर्माताओं का अपमान कर रहा है। जब एक सरकारी कार्मिक अपने पत्रावली का समय से निस्तारण नहीं करता है ये मान करके चलिए कि वह भारत के संविधान निर्माताओं का अपमान कर रहा है, उनका अनादर कर रहा है, भारत के संविधान का अनादर कर रहा है। और ये पंच प्रण
इसलिए प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत के लिए भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक माने। इसका आधार हमारा संविधान है। भारत का ये संविधान, भारत के संविधान की वो मूल प्रति, उस संविधान की मूल प्रति को जिसे 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की नेतृत्व की ड्राफ्टिंग कमेटी ने संविधान सभा को सौंपा था। उस बिजनौर में एसआईआर अभियान की शुरुआत के बाद जिले में मतदाता सूची के सत्यापन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। अभियान के तहत अधिकारी गांव-गांव जाकर डोर टू डोर जांच कर रहे हैं ताकि फर्जी वोटिंग और गलत तरीके से रोक लगाई जा सके। जिला प्रशासन का कहना है कि एसआईआर से मतदाता सूची अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनेगी। डीएम ने सभी अधिकारियों और बीएलओस को गांव में लगातार पहुंचकर फॉर्म भरवाने के कड़े निर्देश जारी किए हैं ताकि किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से ना छूटे। हालांकि जमीनी स्तर पर कुछ चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। कई गांव में बीएलओ समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग एसआईआर का लाभ उठाने से वंचित रह रहे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि अगर यही स्थिति रही तो कोई योग्य मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से कट सकते हैं। दूसरी ओर जनपद के कई गांवों में एसआईआर को लेकर काम तेजी से चल रहा है और फॉर्म भराने का कार्य जोरों पर है। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई है कि प्रशासनिक टीम लगातार गांव में पहुंचेगी तो अभियान के फायदे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जाएंगे। ना फर्जी वोट पड़ेंगे, ना फर्जी वोट बनेंगे। सरकार की बहुत अच्छी नीति है। क्या लोगों को इससे कितना फायदा मिल रहा है? बहुत फायदा होगा, इसका फायदा तो लड़ाई झगड़े नहीं होने। क्या मानते लोगों को इससे ज्यादा फायदा पहुंचेगा? हाँ, ज्यादा फायदा होगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे मतदान में। जी, हम एसआर को लेके कहना चाहेंगे, गांव-गांव टीम पहुंच रही है, फार्म भरे जा रहे हैं। जो फर्जी वोट डलते वे फर्जी वोट भी नहीं डलेंगे। अब बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। जो दूर दराज के गांव है वहां पे जाके टीम नहीं पहुंच पाएगी तो उनके वोट कट जाएंगे तो वोट नहीं डाल पाएंगे। ये बहुत बड़ा नुकसान भी है। एसआईआर द्वारा गांव-गांव में फार्म भरे जा रहे हैं, जिससे पहले धोखाधड़ी होती थी ना वोटों में, अब भी धोखाधड़ी नहीं होगी। और कुछ गांव ऐसे हैं जिसमें अधिकारी नहीं पहुंच पा रहे हैं, वे किसी वजह से वंचित है। वोट डालते थे पहले धोखाधड़ी हो जाती थी। एसआईआर द्वारा ये बनाया गया है कि जब कोई धोखाधड़ी नहीं होगी वोट डालते। बहुत फायदे हैं उसमें, ना तो कोई फर्जी वोट डालेंगे और ना ही कोई रुकावट आएगी, ना ही कोई मार पिटाई झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं होगा। कितना फायदा मिलेगा इससे लोगों को? फायदा मिलेगा सर। क्या मानते हैं इससे आपके लोगों को? बहुत अच्छा लगा हमें, सर्वे हो रहे हैं। लोगों को इससे फायदा पहुंचेगा? बहुत फायदा होगा, इसमें कोई रुकावट नहीं होगी किसी तरह की, किसी तरह का कोई मतलब फर्जी वोट भी नहीं पड़ेगा। खबर इटावा से है, जहां सैफी पंडाल में अखिलेश यादव के चचेरे भाई आर्यन यादव का विवाह समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ। आर्यन यादव ने लद्दाख निवासी सुप्रीम कोर्ट की वकील सेरिंग को जयमाला पहनाई है। शादी के मौके पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव, चाचा राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, सांसद आदित्य यादव, धर्मेंद्र यादव और करहल विधायक तेज प्रताप यादव सहित पूरा यादव परिवार मंच पर मौजूद रहा। समारोह में प्रदेश भर से आए सपा कार्यकर्ता, विधायकों और सांसदों ने यहां शिरकत की। रामपुर में समाजवादी पार्टी ने वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की जेल स्थिति को लेकर गंभीर आरोप लगाए। सपा जिला अध्यक्ष अजय सागर और नगर अध्यक्ष आसिम रजा ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर कहा कि आजम खान को रामपुर जेल में मूलभूत सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है और उनके साथ मानवीय व्यवहार नहीं किया जा रहा। सपा नेताओं ने आरोप लगाया है कि जेल में खाने की गुणवत्ता बेहद ही खराब है और आजम खान को चिकित्सक सुविधाओं से भी उचित लाभ नहीं दिया जा रहा। उनकी उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए पार्टी ने गहरी चिंता जताई है। आली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब 17 नवंबर से जेल में है रामपुर। अदालत के फैसले के मुताबिक अब प्रशासन की और शासन की कुछ मसलहत होगी कि उन्हें अभी रामपुर जेल में ही रखा हुआ है, लेकिन वो जहां भी रहें एक प्रिजनर की हैसियत से उनके साथ जो सलूक होना चाहिए था और उनको जो फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए थी, जो आवश्यक सहूलतें हैं जो उनको मिलना चाहिए थी,
हमारे संज्ञान में आया है कि वो उनको नहीं मिल रही हैं। ये बात मीडिया में भी आ चुकी है, नेशनल लेवल पे लोगों तक पहुंच चुकी है, कई चैनलों में और यूट्यूब के सारे चैनलों में ये बात आ गई है कि आजम खान साहब को वो सहूलतें नहीं मिल रही हैं जो उनका हक है और उनके लिए ज़रूरी हैं। वो बीमार भी हैं और मौसम ठंडा होने की वजह से और ज़्यादा मसाइल का और प्रॉब्लम्स का उनको सामना है। मीडिया के ज़रिए भी और दीगर ज़राए से भी ये बात सामने आई है कि उन्हें वो सहूलतें नहीं मिल रही हैं। ये बड़ा अफसोसनाक है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये। आजम खान साहब एक वरिष्ठ नेता हैं, 10 बार रामपुर के सांसद रहे हैं, रामपुर के विधायक रहे हैं। इसके अलावा वो रामपुर से सांसद और राज्यसभा के मेंबर भी रहे हैं, 4 बार के तक कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। एक तो उनके रुतबे के एतबार से और फिर वो उनकी एक उम्र के एतबार से, उनकी सीनियरिटी के एतबार से और उन्हें जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं उसके लिहाज से उनके साथ सलूक नहीं हो रहा है। ये बहुत अफसोसनाक है। सीतापुर में कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने सिंधौली एसडीएम राखी वर्मा के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई है। सांसद का आरोप है कि जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करने के लिए किए गए उनके फोन कॉल और भेजे गए हैं। संदेशों का एसडीएम की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। सांसद राठौर का कहना है कि अफसरशाही हावी होती जा रही है, जिसकी वजह से जन समस्याओं के समाधान में बाधाएं खड़ी हो रही हैं। खबर अलीगढ़ से है, जहां कैनरा बैंक ऑफ इंडिया ने अलीगढ़ और हाथरस जिले के 13 शाखाओं के माध्यम से कुल 2 करोड़ रुपए का ऋण एमएसएमई योजना के तहत वितरित किया है। बैंक के मुख्य शाखा प्रबंधक ने बताया है कि सरकार की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक ग्राहक तक पहुंचे, इसी उद्देश्य से ये ऋण वितरण किया गया है। योजना के तहत प्राप्त करने वाले लाभार्थियों ने कहा कि सरकार की योजनाओं से उनके व्यापार में निरंतर उन्नति हो रही है, जिससे देश के आर्थिक विकास में व्यापारियों का योगदान भी मजबूत हो रहा है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।